नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। नेपाल में विनाशकारी सैलाब के बाद की खामोशी डराने वाली है। आज जो तस्वीरें आई वो दिल दहलाने वाली हैं। नेपाल के भोटेकोशी नदी में जो फ्लैश फ्लड आया उसने नेपाल के 8 जिलों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। इस डिजास्टर में जान गंवाने वालों की संख्या सरकारी तौर पर 350 के पार है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि संख्या 500 के पार जा सकती है। सवाल यह है, फ्लैश फ्लड क्यों आई? ग्लेशियर कितनी ऊंचाई पर टूटा, कहां पर टूटा? इसके बाद नदी में इतना पानी कैसे आया, क्यों आया, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा क्यों थी? क्या इसके पीछे चीन की कोई लापरवाही है? क्या चीन ने वाकई में नेपाल को अलर्ट करने में देरी की? इसरो और अमेरिकन एजेंसीज के मुताबिक फ्लैश फ्लड की वजह क्या है? क्या चीन ने बॉर्डर पर जो बांध बनाए हैं वो भविष्य में नेपाल और भारत के लिए खतरनाक हो सकते हैं? इसकी एक एक डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन इस वक्त नेपाल में मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से भेजी गई उनकी रिपोर्ट देखकर आप तबाही का अंदाजा लगा पाएंगे। चिंता इस बात की भी है कि नेपाल से आ रहे पानी से बिहार और उत्तर प्रदेश में जो खतरा पैदा हुआ था वो बना हुआ है या खत्म हो गया। ये भी पता चला कि ईशा फाउंडेशन के सदगुरु जग्गी वासुदेव भी कैलाश मानसरोवर जा रहे थे। अपने ग्रुप के लोगों के मिसिंग होने की बातें सुनकर जग्गी वासुदेव कैसे रो पड़े। बाबा बागेश्वर ने बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए क्या कहा? भारत सरकार, इंडियन एयरफोर्स और दूसरी एजेंसी लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किस लेवल पर काम कर रही हैं, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस फ्लैश फ्लड से हुई कैजुअल्टी और लापता लोगों की लेटेस्ट डिटेल्स आपको बताता हूं। नेपाल सरकार ने अब तक 359 लोगों की मौत कंफर्म कर दी है। नेपाल की नेशनल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा कि करीब 1,500 लोग अभी भी लापता हैं। इन मिसिंग पर्सन्स में 517 विदेशी नागरिक, 44 नेपाली सेना के सदस्य और 28 नेपाली पुलिस के जवान हैं। चीन की साइट से भी 100 से ज्यादा लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। नेपाली आर्मी ने अब तक 350 लोगों को रेस्क्यू किया है। इनमें से 50 विदेशी नागरिक हैं। सबसे ज्यादा 30 लोग भारत से हैं। इसके अलावा चीन, अमेरिका, कोरिया और इटली के लोगों को भी रेस्क्यू किया गया है। अगर सिर्फ भारत की बात करें तो विदेश मंत्रालय ने 290 भारतीयों के लापता होने की पुष्टि की है, जबकि 200 इंडियन फ्लैश फ्लड के बाद से चाइनीज साइड में फंसे हुए हैं। ये लोग सुरक्षित तो हैं, लेकिन रोड बंद है और पुल टूट गए हैं। इसकी वजह से चीन के बाढ़ प्रभावित इलाके में फंसे हुए हैं। आज नेपाल में हुई तबाही के नए और डरावनी वीडियो सामने आए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये नेपाल के रसुआ जिले का है। रसुआ पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहां नदियों में कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलते हैं। ये तस्वीर भी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास की है। मजदूर पुल के रास्ते वहां से जा रहे थे, लेकिन तभी 25 से 30 फीट ऊंची लहरों के साथ बाढ़ का पानी भयंकर रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ा। ये मजदूर किसी तरह भी जाम बचाकर भागे। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि पल भर में पुल टूट गया। सैलाब कितना बड़ा था और उसकी स्पीड कितनी ज्यादा रही, इसका अंदाजा आपको इस तस्वीर को देखकर लग जाएगा। पानी अपने साथ हजारों किलो की इस चट्टान को भी बहाकर ले आया। जिस जगह ये चट्टान बह रही है वो थोड़ा सा चौड़ा इलाका है। नदी का कैचमेंट एरिया ज्यादा है। संकरी जगह पर तो पानी की रफ्तार ज्यादा होती है, लेकिन यहां इस चौड़े एरिया में भी बाढ़ के पानी की स्पीड इतनी ज्यादा है, ये हजारों किलो की चट्टान किसी कागज की नाव की तरह बहने लगी। तिब्बत में ग्लेशियर फटने से जो बाढ़ आई उससे सबसे ज्यादा तबाही नेपाल के रसुआ और नोवाकोट जिलों में हुई। नोवाकोट का त्रिशूली और देवी घाट बाजार काफी हद तक तबाह हो चुका है। पानी के साथ आए हजारों टन मलबे ने त्रिशूली बाजार में बने घर और दुकानों को दफन कर दिया। सरकारी ऑफिस, बैंक, एटीएम, घर, दुकानें, कुछ भी नहीं बचा। मलबा इतना ज्यादा था कि घर और ऑफिसेज की 2-3 मंजिलें उसके नीचे दब गई। ट्रक, कार और 2 व्हीलर्स का तो कुछ पता ही नहीं चला। जो लोग इस मलबे के नीचे दबे हैं उनके बचे होने की उम्मीद भी हर बीतते पल के साथ
खत्म होती जा रही है। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लाई गई हैं, लेकिन मिट्टी और पत्थर की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि मलबा साफ करने में बहुत समय लग रहा है। इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष प्रसाद आज त्रिशूली बाजार गए। मनीष प्रसाद ने बताया कि चारों तरफ फैला मलबा ही बर्बादी की कहानी बयां करने के लिए काफी है। सामने ये वेटनरी हॉस्पिटल है, जो कि जिसकी पूरी मंजिल करीबन 2 मंजिल तक मलबा आया और फिर उसके बाद ये मलबा चारों तरफ से अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ। यहाँ पे करीबन 10 फीट के लगभग अभी भी मलबा है और इसको निकालने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो ट्रक था वो जैसे तैसे यहाँ पर गिरा और जो लोग यहाँ पर थे, जिनके घर यहाँ पर थे, उनको मौका नहीं मिला कि वो बाहर निकल सके, जिनकी दुकानें यहाँ पर थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार ठाकुर है। आपकी कहाँ पे शॉप थी और अभी क्या हालत है? जो वहाँ पे जो देख रहे हैं ना आप, हाँ, डोजर है, वहाँ पे भी मेरा दुकान था। अभी अंदर ही है, कोई मालूम नहीं क्या है, नहीं उसमें पूरा भगा कर ले गया है, कुछ नहीं बचा हुआ है। कोई पहले से कोई जानकारी थी कि ऐसा? जानकारी नहीं थी पहले से। 5 मिनट पहले खबर आया कि यहाँ पे पानी आने वाला है। बहुत आदमी थे, यहाँ पुल थी नहीं, उसमें लगभग 200 आदमी वीडियो बनाने के लिए बैठे हुए थे। वो भी अंदर मालूम ही नहीं है सब बचा कि नहीं बचा, उसके अंदर ही गया, कुछ मालूम नहीं चला अभी तक। वहीं दूसरी तरफ इस समय जेसीबी के जरिए मलबा निकाला जा रहा है, लेकिन स्थिति देखिए कि पानी का बहाव इतनी तेज था कि अपने साथ सब कुछ बहाता हुआ ले गया। ये जो शटर है, शटर के अंदर इस समय मलबा है, क्योंकि फोर्सफुली वो बहुत ही अंदर की तरफ गया। वहीं दूसरी तरफ इधर से आप देखेंगे तो लोगों के जो घर थे वो घर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं। पानी का बहाव बहुत ज्यादा था, सामान बहुत बगा के आ रहा था, लेकिन व्यक्तिगत हमारा गांव को तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऊपर ऊपर तो बहुत नुकसान हुआ है। ऊपर तो बहुत दर्दनाक हिस्सा हुआ है, मंजर हुआ है। इधर से बहुत ज्यादा पानी जा रहा है, आप लोग दुकान छोड़कर भाग जाइए, दुकान नहीं पहुँचेगा। 15 मिनट में तहस नहस करके चला गया सब कुछ भी हम लोग के पास नहीं बचा। ये घटना बहुत विकराल है और सभी विश्व भर के मानव जाति एक हुआ है, इसका समाधान करना चाहिए। बाढ़ से तबाही की इतनी तस्वीरें हैं कि मैं आपको कितनी दिखाऊं। नेपाल से कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस तबाही की नौबत आई क्यों। तिब्बत में ऐसा क्या हुआ कि फ्लैश फ्लड ने पल भर में तिब्बत और नेपाल के कई शहरों को तबाह कर दिया। दरअसल नेपाल और तिब्बत में स्थित लैंगटांग लेरुंग माउंटेन रेंज में तिब्बत की तरफ करीब 5200 मीटर ऊंचाई पर ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया। ग्लेशियर का निचला हिस्सा टूटकर लगभग 1200 मीटर नीचे घाटी में गिरा। ग्लेशियर के मलबे ने लैंडे रिवर का रास्ता ब्लॉक कर दिया। नदी का रास्ता रुका तो वहां एक टेम्परेरी बांध बना। पानी बढ़ता गया, प्रेशर बनता गया। जब पानी का प्रेशर ज्यादा बन गया तो ये टेम्परेरी बांध टूट गया। बांध के टूटने से कीचड़, चट्टानों और मलबे की एक विशाल लहर नीचे की तरफ बहने लगी। लैंडे तिब्बत से निकलने वाली एक सहायक नदी है जो नेपाल चीन सीमा के पास रसुआगढ़ी और तिमुरे के आसपास फोटेकोशी नदी में मिलती है। ग्लेशियर के ढहने से सारा मलबा फोटेकोशी नदी में गया। नदी तिब्बत से नेपाल में एंटर करती है और रसुआ जिले से होकर बहती है। फोटेकोशी रिवर आगे चलकर त्रिशूली नदी में मिल जाती है, इसलिए वही पानी त्रिशूली में भी पहुंच गया। नुवाकोट रसुआ जिलों में तबाही मचाता रहा। त्रिशूली नदी में पानी का लेवल कुछ जगहों पर 30 मिनट में 7 से 9 मीटर तक बढ़ गया, इसीलिए इतनी ज्यादा बर्बादी हुई। खास बात यह कि नेपाल और तिब्बत पर खतरा भी टला नहीं है। नेपाल की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक नया अलर्ट जारी किया है। NDRRMA ने कहा कि रसुआगढ़ी बॉर्डर से करीब 18 किलोमीटर ऊपर लैंडे रिवर का रास्ता अब भी रुका हुआ है। इसकी वजह से एक आर्टिफिशियल लेक बन गई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, जो व्हाइट लाइन आप देख रहे हैं वो लैंडे रिवर का नेचुरल रूट है, लेकिन नदी के इस रास्ते में अभी भी ग्लेशियर का मलबा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से रिवर का फ्लो ब्लॉक हो गया है। यहीं पर बनी ये आर्टिफिशियल लेक कभी भी फट सकती है। इसी के बाद
नेपाल प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है। जिस वक्त NDRRMA ने यह अलर्ट दिया, उस वक्त इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष प्रसाद त्रिशूली बाजार में ही मौजूद थे। उनकी रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा होगा कि कल की तबाही के बाद से लोग कितने पैनिक में हैं। इस समय लगातार त्रिशूली बाजार में विसिल बजाकर लोगों को पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है कि वाटर लेवल फिर से संभवतः इंक्रीज हो सकता है। नेपाल आर्म फोर्सेस के जो जवान हैं उन्होंने ये बात कही है, इसीलिए जो जेसीबी आगे काम कर रही थी वो पीछे की तरफ लेकर आए, साथ में सभी एरियाज को लॉक करते हुए अब ये सभी आगे जा रहे हैं, इस पूरे एरिया को खाली कर रहे हैं कि अगर वाटर लेवल इंक्रीज होता है तो इस पर कोई भी असर ना हो। वहीं दूसरी तरफ जो लोग यहाँ पर आए हुए थे देखने के लिए, वो सब अब यहाँ से वापस जा रहे हैं, तेज रफ्तार के साथ अपनी गाड़ियों को पीछे ले जाते हुए यहाँ से पूरा एरिया खाली कर रहे हैं। और यहाँ पर केवल जो आर्म्ड फोर्सेस के जवान हैं वो मौजूद हैं, उसके अलावा जेसीबी मौजूद है, साथ में जो यहाँ पर डिजास्टर रिलीफ के तौर पर काम कर रहे थे, उसके अलावा बाकी सभी यहाँ से सबको पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है। वो ठीक पीछे देखिए, वहां पर ठीक सामने जो लोग हैं वो भागते हुए दिखाई देंगे आपको। और ये इस समय की सिचुएशन त्रिशूली बाजार की है, जहां पर जानकारी मिली कि वाटर लेवल इंक्रीज संभवतः होता है और उसके तुरंत बाद ही लोग यहां से इस पूरे एरिया को खाली करना इन्होंने शुरू कर दिया है। नेपाल में कल तबाही हुई, खतरा भी बना हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि तिब्बत में ग्लेशियर टूटा। लेकिन ग्लेशियर टूटा कैसे, इसके पीछे की साइंस को मैंने जानने की कोशिश की। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने इस ग्लेशियर के टूटने को लेकर एक तस्वीर जारी की है। इसरो ने इस एरिया की 2 तस्वीरें एक्चुअली जारी की हैं, एक हादसे से पहले की और एक हादसे के बाद की। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने इन तस्वीरों को रिलीज करते हुए कहा कि ये फ्लैश फ्लड सर्क ग्लेशियर का एक हिस्सा ढहने से आई। हादसे के बाद ली गई तस्वीर में फोटेकोशी नदी काफी चौड़ी होती दिखाई दे रही है। सैटेलाइट की पिक्चर्स में ग्लेशियर और बर्फ से ढके पहाड़ी इलाकों से नदी के बहाव वाले इलाकों की तरफ फैला हुआ एक बड़ा अस्त व्यस्त इलाका भी दिखाई दे रहा है। चाइना का कहना है कि ग्लेशियर भूकंप की वजह से टूटा, लेकिन अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि नेपाल में अचानक आई बाढ़ का कारण 4.4 तीव्रता वाला भूकंप नहीं बल्कि ग्लेशियर का ढहना था। यूएसजीएस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पहले ग्लेशियर टूटा। यह ग्लेशियर 5200 मीटर के हाइट से 1200 मीटर नीचे गिरा। इसके गिरने से जो कंपन पैदा हुआ उसे भूकंप कहा जा रहा है। हकीकत यह कि भूकंप की वजह से ग्लेशियर नहीं टूटा बल्कि ग्लेशियर टूटकर गिरने से 4.4 तीव्रता का भूकंप महसूस हुआ। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में जियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर डैनियल शुगर ने भी ग्लेशियर टूटने को ही भूकंप की वजह बताया। साफ है, चीन ने न सिर्फ ग्लेशियर टूटने की वजह को लेकर दुनिया को मिसलीड करने की कोशिश की, बल्कि नेपाल की इस खतरे की जानकारी देने में भी देर की। कहा जा रहा है कि चीन ने रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की बल्कि नेपाल को इसकी जानकारी 45 मिनट बाद दी। इसकी वजह से नेपाल अपने नागरिकों को अलर्ट नहीं कर पाया, सुरक्षित जगहों पर नहीं भेज पाया। चीन की दूसरी बड़ी गलती यह बताई गई है कि उसने तिब्बत की इको सेंसिटिव जोन में इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। ग्लेशियर वाले इलाकों में चाइना ने अवैध निर्माण करके बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन किया। चीन ने ऊंचाई वाले ग्लेशियर के इलाकों में श्याओकांग मॉडल पर गांव और बस्तियां बसा दी हैं। श्याओकांग मॉडल का अर्थ बॉर्डर इलाकों में आधुनिक सुविधाओं से लैस गांव बसाना है। चीन इसे एक सामरिक कदम के तौर पर देखता है। इसके जरिए वो बॉर्डर इलाकों में अपनी भौगोलिक और रणनीतिक पकड़ मजबूत बनाता है। ग्लेशियर टूटने की दूसरी वजह यह बताई गई कि चीन ने तिब्बत के केरुंग शहर में पहाड़ियों को बेतरतीब तरह से उनकी माइनिंग की है। त्रिशूली नदी के नेचुरल रूट को चेंज कर दिया है। इसके अलावा चीन ने केरुंग में पोर्ट भी बनाया है और रुपए की इसकी बनावट के कारण चीन की तरफ से नेपाल जाने वाले पानी की स्पीड बहुत तेज हो जाती है। 26 अगस्त को नेपाल में जो हुआ वो कोई साधारण
क्लाउड बर्स्ट या फिर बारिश की वजह से नहीं था, बल्कि चीन के शिनजियांग इलाके के चीन और नेपाल की सीमा से 5200 मीटर की ऊंचाई पर जो गेरोंग एरिया है, वहां पर आइस ब्लॉक या फिर डेबरी के फॉर्म में जब ग्लेशियर टकराए तो उसने पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया। लिंडे रिवर जो कि तिब्बत में पड़ता है, इसको पूरी तरह से ब्लॉक करने के बाद जब तेज बहाव आया तो ये करीबन 1200 मीटर नीचे की तरफ जाने के बाद तेज प्रवाहित होते हुए ये सीधा नेपाल के अंदर घुसा। नेपाल के टिमुरे एरिया जो कि रसुआ पूरे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसको सबसे ज्यादा इसने इफेक्ट पहुंचाया। कुल मिला के 11 ऐसे एरियाज थे जहां पर नदी ने अपना बहाव पूरी तरह से बदल लिया। यही वजह है कि इसका असर दुकानों पर, नदी के मुहाने पर रहने वाले लोगों पर और यहां तक कि जो डैम्स उसके रास्ते पर आए या फिर उसके साथ साथ जो पुल्स, ब्रिजेस थे, उन सब पर पड़ा और सबको ये अपने साथ बहाता हुआ ले गया। नेपाल में एग्जैक्टली कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग लापता हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों के अपने मिसिंग हैं, उनके परिवार वालों को कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। वो सिर्फ टीवी पर टकटकी लगाए बैठे हैं, तबाही के विजुअल्स देखते हैं, हेल्पलाइन पर फोन करते हैं, पर जहां यह हादसा हुआ वहां कोई नेटवर्क नहीं है, कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं है, इसीलिए किसी को कुछ नहीं पता। ज्यादातर लोग ग्रुप्स में आए थे। कोई बताता है कि ऑस्ट्रेलिया से 31 लोगों का ग्रुप था, कोई कहता है कि कोलकाता से 32 लोगों का ग्रुप था। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली जैसे दूर दराज देशों से आए थे। हमारे यहां भी देश के अलग अलग शहरों से लोग ग्रुप्स बनाकर यात्रा के लिए गए थे। पूरी दुनिया में लोग अपनों की खोज खबर लेने के लिए बेताब हैं। अलग अलग टाइम जोन्स में लोग किसी अपने परिवार वाले के इंतजार में बेचैन हैं। किसी को यह भी नहीं मालूम कि यह हादसा हुआ कैसे। कल से यह कहा जा रहा है कि चीन ने अगर आधे घंटे पहले, 45 मिनट पहले अलर्ट कर दिया होता तो हजारों लोगों की जान बच जाती। पर आज चीन ने कहा कि उसकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई। चीन का दावा है कि नेपाल में जो भूकंप आया उसकी वजह से ग्लेशियर फटा और मलबे के साथ पानी इतनी तेजी से नीचे आया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। चीन से आई इस तबाही की सबसे ज्यादा मार तो नेपाल पर ही पड़ी है, लेकिन इस फ्लैश फ्लड से भारत को भी भारी नुकसान हुआ है, खासकर कैजुअलिटीज के मामले में। हालांकि अभी तक किसी भारतीय के मरने की ऑफिशियली कॉन्फर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन लापता लोगों के सही सलामत होने की उम्मीद कम होती जा रही है। लापता लोगों में 2 तरह के भारतीय शामिल हैं। पहले तो वो जो नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करते थे, और दूसरे वो जो कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालु थे। विदेश मंत्रालय ने भी आज 290 भारतीयों के लापता होने की बात स्वीकार की है। इनमें से 33 लोग त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करते हैं, जबकि बाकी लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु हैं। इन लोगों की तलाश के लिए भारत सरकार लगातार चीन और नेपाल के संपर्क में है, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। सबसे पहला कि जो भारतीय नागरिक हैं वहाँ पर जो इस त्रासदी में जिसपे जो अभी तक जिसको पाया नहीं जा रहा है, जिससे कांटेक्ट नहीं कर पाया जा रहा है हम लोग, वो 288 का एक फिगर है। इसमें 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। दूसरा ग्रुप है एक 37 लोगों का और 39 लोगों का जो तमिलनाडु से हैं। ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे। तीसरा ग्रुप जो है 32 लोगों का है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जो कि सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए। चौथा ग्रुप जो है वो 61 लोगों का है जो विभिन्न राज्यों से गए हैं और ये रिचा ट्रैवल टूर्स के माध्यम से वहां गए। और पांचवा जो ग्रुप है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था पहले, वो 33 भारतीय नागरिकों का है जो केरल से हैं। तो ये 5 समूह, मोटा मोटा समूह ये है जो कि 288 का जो मैंने आंकड़ा दिया उसमें बैठते हैं। इसके अलावा चीनी, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन में जाना पड़ता है, तो वहाँ भी कई एक लोग हैं जो वहाँ पर अभी चूंकि इतना बड़ा
त्रासदी हुआ है, डिजास्टर हुआ है, तो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। करीबन 200 का आंकड़ा है। हमारी एम्बेसी वहाँ के सरकार से, स्थानीय इकाइयों से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से उसको वहाँ से निकाला जाए। विदेश मंत्रालय ने जिन यात्रियों के बारे में जानकारी दी है ये वो हैं जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए कैलाश मानसरोवर जा रहे थे। इनका रिकॉर्ड है। इसके अलावा सरकार ने यह भी बताया कि विदेश में रहने वाले कई इंडियन ओरिजिन के लोग भी इस यात्रा पर थे और वो भी लापता हैं। खास बात यह है कि इन लोगों को सदगुरु जग्गी वासुदेव का ईशा फाउंडेशन कैलाश मानसरोवर लेकर जा रहा था। जग्गी वासुदेव इस वक्त तिब्बत में है। जग्गी वासुदेव ने माना कि हादसा जितना खतरनाक है उसे देखते हुए मिसिंग लोगों के जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम है। और जिस वक्त सदगुरु बात कह रहे थे उनकी आंख में आंसू थे और उनके सामने बैठे भक्त जोर जोर से रो रहे थे। The S3 group that we met at Saga, and also met them that when we were trekking up they were coming down. Of which 22 are from United States, 12 from Canada, 11 from Australia, 9 from United Kingdom, 4 from Germany, 3 from France, 3 from Nepal, a total of 80. And also this includes 34 male and 46 female participants. Looking at the scale of destruction, it looks bad. The same building where we were for the immigration just a week ago, that entire building is washed away, and part of the town is washed away. सदगुरु जग्गी वासुदेव जो बता रहे थे, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। उन्होंने कहा कि उनके 3 ग्रुप हैं जिनमें कुल 80 लोग थे, जिसमें 34 पुरुष और 46 महिलाएं थीं। ये लोग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और नेपाल समेत कई देशों से आए थे। जग्गी वासुदेव ने कहा कि इमिग्रेशन प्रोसेस के दौरान ये लोग जिस बिल्डिंग में रुके थे वो इमारत बह गई, पूरी तरह तबाह हो गई, पूरा का पूरा टाउन बह गया। ऐसे में नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, ये उनकी आशंका है। कैलाश मानसरोवर जाने वाले लापता श्रद्धालुओं में से एक हैं कोलकाता के रहने वाली सुष्मिता भट्टाचार्य। 65 साल की सुष्मिता कई साल से कैलाश मानसरोवर जाने का प्लान बना रही थी। जिस टूर ऑपरेटर के जरिए वो यात्रा पर गई हैं उसके पास सिर्फ एक ही सीट खाली थी। सुष्मिता चली तो गई, लेकिन कल से उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली है। सुष्मिता के बेटे का कहना है कि उनकी मां ने कैलाश मानसरोवर जाने की बात बुकिंग कंफर्म होने के बाद बताई। अगर वो पहले बताती तो शायद वो उन्हें यात्रा पर जाने ही नहीं देते। जो एजेंसी है उनके साथ बात हुआ है और उन्होंने ये बताया कि कल को उन लोगों ने जो होटल में था वहाँ से 6:30 बजे चेकआउट किए और तिब्बत बॉर्डर के लिए स्टार्ट किया था। दैट वाज द लास्ट इन्फॉर्मेशन आई गॉट फ्रॉम द एजेंसी। अकेले गई क्योंकि मम्मी बहुत घूमने की शौकीन है और घूमती रहती थी, स्पेशली आफ्टर रिटायरमेंट। तो और मानसरोवर जाने का उनका बहुत दिनों से प्लान था, मौका नहीं मिल रही थी, तो जब मिला तो वो चली गई। और घर में सभी का ऐसा कुछ प्लान नहीं था मानसरोवर जाने के लिए। और जो ऑपरेटर के साथ वो जा रही थी वहाँ पर सिर्फ एक ही वैकेंसी थी, तो शी यूटिलाइज्ड इट। पहले जो बुकिंग की थी तब मुझे नहीं बताई, तब पापा और मेरी वाइफ को बताई थी, क्योंकि वो लोग शायद उतना माना नहीं करते जो मैं करता, क्योंकि मुझे पता है कि क्या क्या इश्यूज हो सकता है उधर। वो लोग भी मना कर सकती थी, बट मेरे तरह जैसे वोकल नहीं थे शायद, तो मुझे बाद में बताया पोस्ट बुकिंग। क्या वजह कि आप नहीं चाहते थे कि वो जाए? मतलब मानसरोवर का टेरेन बहुत डिफिकल्ट है और 5,000 साढ़े 5,000 फीट की ऊंचाई है, तो उसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। और मम्मी शी इज रिटायर्ड नाउ, तो फिजिकल फिटनेस कैपेसिटी आई वाज लिटिल डाउटफुल कि वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तो इसी वजह से आई वाज लिटिल डाउटफुल। अब मैं आपको भोपाल के एक परिवार की हैरान करने वाली कहानी बताता हूँ। इस परिवार के 29 मेंबर नेपाल घूमने गए,
जिस तक फ्लैश फ्लड ने नेपाल में तबाही मचाई उस समय परिवार के सदस्य फोन पर बात ही कर रहे थे। बात करते करते उन्होंने कहा यहाँ कुछ अनहोनी हो गई है, खतरा पैदा हो गया है और वो बचने के लिए भाग रहे हैं। इतना कहते कहते फोन कट गया और अब नेपाल घूमने गए इन 29 लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो वो जाते जाते समय मतलब ऐसा कि जहाँ से वो लोग निकले थे वहाँ पे ऐसा कोई आशंका नहीं था कि आगे जाके ये खतरा है करके। और जाते समय आधे रास्ते में जाने के बाद उन लोग को कि मतलब ऐसा पता चला कि उधर से कोई बाढ़ आ रही है, जान के खतरा है करके कैसे खाना खाने के लिए जहाँ रुके थे उसके बाद उनको ये पता चला कि उधर से बाढ़ आ रही है, यहाँ सबको खतरा है कि अपने अपने जान बचाव करके पूरा खाने के थाली छोड़ के मतलब जो भी झोला झमटा बस पूरा छोड़ के वो लोग पहाड़ चढ़े। पहाड़ चढ़ने के बाद तो किसी के घर के छत में जाके वो लोग रुके कि हम शायद यहाँ सुरक्षित रहेंगे, बच जाएंगे करके। छत में जाने के बाद फिर किसी फोन करके कांटेक्ट करा कि मतलब हमारी बस तो चली गई है, अब हम लोग छत में आके रुके हैं, अब हमारा भी जान खतरा है, अब हम लोग नहीं बच पाएंगे, हमारे बच्चे को देखभाल कर लेना करके फिर उन लोग ने खुद ने फोन लगा लिया था। तो बस इतनी बात हुई, बात करते करते फोन रख भी नहीं पाए थे। फिर जब से मतलब कोई कांटेक्ट ही नहीं कट हो पाया था, नहीं हो पाया था। बस इतने मुंह से निकला उनको आधा घर डूब चुका है, अब हम लोग नहीं बच पाएंगे, हमारे बच्चे को देख लेना करके। 29 लोगों में से कोई बस तक की इतनी बड़ी बस है, बस का भी कोई आता पता नहीं है और 29 लोगों में से एक भी किसी का कोई पता नहीं है, बॉडी तक नहीं मिली अभी तक। मुसीबत से इस घड़ी में भारत ने नेपाल को मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया है। शुरुआती मदद के तौर पर भारत ने करीब 50 टन रिलीफ मटेरियल भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से बात करके हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी आज नेपाल की स्थिति और वहां लापता भारतीयों को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की और अधिकारियों को निर्देश दिया मिसिंग इंडियंस के बारे में जल्द से जल्द सही स्थिति का पता लगाया जाए और जिनसे कांटेक्ट हो रहा है उन्हें तुरंत भारत भेजने की व्यवस्था की जाए। सरकार ने कहा कि अभी रेस्क्यू और रिलीफ मटेरियल से मदद की जा रही है, बाद में और मदद दी जाएगी। 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज जो 26 तारीख को 8:30 बजे सवेरे यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था। काठमांडू कुछ देर बाद पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैम्प, दवाइयाँ, उसके अलावा हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीज़ें हैं। दूसरा जहाज C-17 जहाज वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और शायद पहुँचने वाला हो या पहुँच गया होगा और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम, जिसमें कि टेंट है, ब्लैंकेट्स हैं, कंबल, सोलर लैंप्स, पंप, किचन सेट्स, जेन सेट्स वगैरह हैं और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री। कुल मिला के दोनों जहाज़ों में 47.5 टन के इमरजेंसी रिलीफ सप्लाई हमारे यहाँ से गया है और भी इसके आगे जो हमसे हो सकता है असिस्टेंस, जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे। और चूंकि आपको पता है कि जिस क्षेत्र में ये बाढ़ आई वहाँ पर कनेक्टिविटी की बहुत वहाँ पर कमी हो गई है। उस कारण से जो बेली ब्रिजेस की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो मांग है, उसको भी हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। नेपाल में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए बागेश्वर धाम के आचार्य दिनेश शास्त्री ने भी मदद की अपील की है। उन्होंने नेपाल में बागेश्वर धाम से जुड़े लोगों से तुरंत राहत काम में मदद करने के लिए कहा है। दिनेश शास्त्री ने कहा कि वो बागेश्वर धाम से भी कुछ वॉलंटियर्स को मदद के लिए नेपाल भेज रहे हैं। भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों में हम बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान दादा सबकी रक्षा करें और पूरे नेपाल के बागेश्वर धाम मंडल से हमारी प्रार्थना है कि आप तुरंत सेवा कार्य में लग जाएं। बागेश्वर धाम से भी कुछ लोग सेवा के लिए पहुंच रहे हैं, आप चिंता मत करो। परिस्थितियां तो भगवान योग के कारण विचित्र हुई हैं। जो बाढ़ आई, हजारों घर बेघर हो गए, कईयों के घर पर कई घर के सदस्य बह गए। वह बहुत ही हृदय विदारक घटना है। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं,
भगवान सबको सबल दें, संबल दें, और जिनके जीवन में यह त्रासदी आई भगवान सबकी रक्षा करें। सबकी रक्षा के लिए हम हनुमान दादा से प्रार्थना कर रहे हैं और हम सबकी मंगल कामना के लिए निवेदन करते हुए हम तुरंत ही बागेश्वर परिवार को कहेंगे तुरंत सेवा में लग जाएं। बचाव कार्य के साथ साथ राहत सामग्री, सेवा सामग्री और मेडिकल व्यवस्था संपूर्ण बागेश्वर परिवार तुरंत देखे। और धाम से भी हम कुछ लोगों को भेज रहे, घबराना नहीं, बालाजी तुम्हारे साथ हैं, भगवान तुम्हारे साथ हैं। भारत ने जिस तरह आगे बढ़कर नेपाल की मदद की उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। इंडियन एयरफोर्स लोगों को बचाने और जरूरी सामान पहुंचाने में पूरी ताकत से लगी है। रेस्क्यू टीम्स ग्राउंड पर स्टैंड बाय पर हैं। हेल्पलाइंस एक्टिव कर दी गई हैं। भारत के एम्बेसीज और हाई कमीशंस पूरी दुनिया में अपने लोगों के संपर्क में हैं। असल में ये नरेंद्र मोदी की खासियत है। नेचुरल डिजास्टर चाहे नेपाल में हो या टर्की में, भारत की टीम्स, डॉक्टर्स और राहत सामग्री सबसे पहले पहुंचती है। मोदी ने 2002 में गुजरात में भूकंप को हैंडल करते समय जो कुछ सीखा वो अब दुनिया के काम आता है। नेपाल में आए फ्लैश फ्लड से बिहार और उत्तर प्रदेश में नुकसान की जो आशंका जताई जा रही थी वो खतरा कम से कम अभी तक तो टला हुआ है। दोनों राज्यों की सरकारों ने बिहार से लगने वाले जिलों में प्रशासन को पहले ही अलर्ट कर दिया था। लोगों से भी सावधान रहने को कहा गया था और इसका असर दिखाई दिया। बिहार के वेस्ट चंपारण, पगहा, बेतिया और मोतिहारी समेत सभी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएशन नॉर्मल है। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डिप्टी सीएम विजय चौधरी के साथ इन इलाकों का एरियल सर्वे किया। बाद में उन्होंने गंडक नदी में बने वाल्मीकि नगर बैराज का भी निरीक्षण किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि अभी तक हालात नॉर्मल हैं। समान हो रहा है। भगवान का आशीर्वाद है कि जिस तरह नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है। सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भी स्थिति को देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है। बारिश हुआ है, उसका कुछ पानी अधिक आ रहा है, लेकिन लगभग 1 लाख क्यूसेक के आसपास का आज पानी डिस्चार्ज हो रहे हैं। अब धीरे धीरे यहाँ से लेकर पटना तक की स्थिति समान है। खतरा टल गया है क्या मुख्यमंत्री जी? नहीं, खतरा तो अभी तक तो जो स्थिति है अब समान हो रहा है। इंद्र भगवान की कृपा रहेगी तो एकदम समान रहेगा। नेपाल में बाढ़ को देखते हुए यूपी में भी महाराजगंज, कुशीनगर, पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर को अलर्ट पर रखा गया था। लेकिन इन जिलों में भी अभी तक सिचुएशन नॉर्मल है। आज इंडिया टीवी के संवाददाता विशाल प्रताप सिंह कुशीनगर गए। गांव वालों ने विशाल को बताया कि कुशीनगर में पहले हर साल बाढ़ आती थी, लेकिन कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव की पिंचिंग करवा दी। उसके बाद बाढ़ का खतरा काफी कम हो गया है। बाढ़ और कटाव को रोकने के लिए नदी के किनारों पर बड़े बड़े पत्थर, कंक्रीट या ईंटों की एक मजबूत परत बिछाने को पिंचिंग कहा जाता है। इससे नदी के बहाव का रास्ता बदला। अब पानी रिहायशी इलाकों की तरफ नहीं आता। आज हमारी नाव यहाँ है। मेन नदी यहाँ बहती थी, बंधे से सट करके बहती थी, और उन्होंने कोरोना काल में जो बंधे को पिचिंग करा दिया बोल्डर से, गांव जो बचा था उसको गांव को घेर कर भी जो पिचिंग करा दिया, उसका कारण यह है कि नदी धीरे धीरे देखिए शिफ्ट होते जा रही है। जहां से नदी आई थी अब उधर की तरफ जा रही है, और हमारा गांव जो है धीरे धीरे हर तरह से ठीक होते जा रहा है। बचाव भी काम में जो है पानी अंदर घर में नहीं जा रहा है। पर जो बाढ़ की आज स्थिति ये थी कि जो हल्ला हुआ था, जो नेपाल का जो ग्लेशियर टूटा उसे हमारा गांव जलमग्न हो जाएगा, डूब जाएगा। इसका कारण है कि जो पानी वाल्मीकि नगर बैराज से कम आने के कारण जो हमारा गांव अभी सेफ है। इससे हम लोग ज्यादा क्यूसिक पानी जो है 2-3 साल पहले हम लोग झेल चुके हैं। 4 लाख क्यूसिक पानी झेल चुके हैं। आज हमारा नदी क्रॉस कर रहा है 1.5 लाख क्यूसिक पानी क्रॉस कर रहा है। इतना हल्ला ग्लेशियर टूटने के बाद भी अगर वो पानी आ गया रहता, इस नदी से वो पानी आ गया तो हमारे गांव निश्चित है कि तबाही हो जाती। हम लोग जो नेपाल वाला जो हाल है वो यहाँ के लोगों के लिए हाल हो जाता। महाराजगंज से लेकर कुशीनगर जिले के लेकर अंतिम बिहार बॉर्डर और रौलीलाल नुनियापट्टी सारे जलमग्न हो जाता और त्रासदी हो जाती है, हाहाकार मच जाता। अभी तो यूपी और बिहार में ज्यादा खतरा दिखाई नहीं दिया। राज्य सरकारें अलर्ट हैं, लेकिन
खतरा भी टला नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेपाल में आज रात फिर से बाढ़ आ सकती है, फिर से तबाही होने की आशंका है और इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि इसका असर नेपाल बॉर्डर से लगे उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में नहीं होगा। इसलिए आज की रात सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं आरक्षण में रिफॉर्म को लेकर चल रही मुहिम की। दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 अगस्त को रिजर्वेशन में रिफॉर्म को लेकर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। इस प्रोटेस्ट से जुड़े डेलीगेशन ने आज सेंट्रल मिनिस्टर जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस डेलीगेशन में हर्ष दुबे, रण बहादुर सिंह चौहान और मृत्युंजय पाठक शामिल थे। ये मीटिंग दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर हुई। लंबी चली इस मीटिंग को दोनों पक्षों ने पॉजिटिव बताया। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, इस कॉर्डियल टॉक्स के बाद जल्दी फिर मिलेंगे। जेपी नड्डा से मिलने के बाद रिजर्वेशन रिफॉर्म मूवमेंट के डेलीगेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर उनके प्रोटेस्ट में भारी संख्या में लोग जुटे थे। उसी समय भरोसा दिया गया था कि सेंट्रल लीडरशिप प्रोटेस्टर से डायलॉग करेगी। हर्ष दुबे ने बताया कि उनके डेलीगेशन ने अपने तमाम मुद्दे जेपी नड्डा के सामने रखे हैं। वो चाहते हैं कि सरकार आरक्षण में रिफॉर्म करे ताकि जिसको जरूरत है उसको आरक्षण मिले। जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान यह भी साफ कर दिया गया कि यह मूवमेंट आरक्षण हटाने का नहीं है, आरक्षण में सुधार का है। हर्ष दुबे ने बताया कि जेपी नड्डा ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। अब अगली बातचीत के लिए 7 सितंबर का दिन तय किया गया है। सरकार से हमारी 2 दिन सार्थक चर्चा चली, 1 दिन का नहीं। कल लगभग 3 स्तरीय बैठक चली है, उसके बाद आज पुनः 2 घंटे लगभग बहुत विस्तृत चर्चा हुई है और सरकार का कहना है कि आपकी मांगे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हैं, जो कि राष्ट्र हित में है और देश हित में है। जात पात को खत्म कर देश को विकसित भारत बनाने की ओर के लिए हैं बातें। तो इन विषयों पर बहुत लंबी चर्चा चली और सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही हम पुनः बैठेंगे और इस विषय पर सार्थक चर्चा, लंबी चर्चा करेंगे। नहीं, सभी की जो मांग पत्र हमारा था, जो विषय पर हम लोगों ने टीम में बैठ कर शुरुआत से ही चर्चा करी थी कि हमारे ये मांग है और इन मांगों को आगे ले जाया जाएगा, उन्हीं मांगों को हमने सरकार तक पहुंचा दिया है। बिल्कुल भी खत्म करने की कभी बात थी नहीं। रिजर्वेशन में रिफॉर्म को लेकर बात थी कि रिजर्वेशन जो आर्थिक रूप से पिछड़े, जो कि गरीब हैं, जिनको जरूरत है, उन तक रिजर्वेशन पहुंच सके, तो वहां तक पहुंचाने के लिए हमारी सारी मांगे वहां रखी गई। सारी विस्तृत चर्चाएं हुई, जो कि आपको 7 तारीख को पुनः देखने को मिलेंगी। जहां तक जो 7 तारीख जो है प्रेफर कर रही है कि 7 तारीख को वो पुनः चर्चा करी जाएगी। पहले तो ये इंप्रेशन दिया गया था कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले आरक्षण को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। यह भी परसेप्शन क्रिएट किया गया कि ये सवर्ण जातियों के लोग हैं, इनमें ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, जो रिजर्वेशन को हटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आज इनकी बात सुनकर यह आशंका दूर हो गई। प्रोटेस्ट करने वालों का दावा तो यह है कि उनकी लड़ाई आरक्षण को हटाने के लिए नहीं है, वो रिजर्वेशन में रिफॉर्म चाहते हैं। रिफॉर्म का स्कोप तो हर जगह होता है, पर यह रिफॉर्म, ये सुधार उन लोगों के लिए होना चाहिए जिन्हें वाकई में सपोर्ट की जरूरत है। मूल बात है कि किसी भी जाति के साथ, किसी भी वर्ग के साथ अन्याय ना हो। यूपी में चुनाव के ऐलान से पहले ही मुसलमानों के वोटों के लिए लड़ाई तेज हो गई है। कल ओवैसी स्कूल में हिजाब के मुद्दे पर बोले थे। आज ओवैसी ने एक बार फिर अखिलेश को घेरा। ओवैसी ने कहा कि यूपी में मुसलमानों पर जितने जुल्म हुए हैं, उनमें बीजेपी और अखिलेश बराबर के हिस्सेदार हैं। ओवैसी ने कहा कि यूपी में कुछ लोग खुद को मुस्लिम वोटों का ठेकेदार समझ बैठे हैं, लेकिन जब मुसलमानों के हक की बात आती है तो उनकी जुबान नहीं खुलती। ओवैसी ने कहा ये ठेकेदार सिर्फ दिखावे के लिए बीजेपी का विरोध करते हैं। बीजेपी आइडियोलॉजिकली भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है। जितने मसाजिद को वहां पर तोड़ा जा रहा है, ये तो बीजेपी के राज में है। सवाल ये पैदा होता है कि जो नाम निहाद ठेकेदार हैं, उनकी जबान में तो दही जम चुका है, बोलते ही नहीं है कुछ, बोलते ही नहीं है कुछ। नाम तो नहीं ले रहे नाम। अरे जो ठेकेदार हैं, बहुत ठेकेदार हैं भाई। कई टोपियां पहनते हैं, लाल भी पहनते हैं तो कभी दूसरे रंग की भी पहन लेते हैं। अंदर जिस्म के अंदर आरएसएस के पैंट बोलिए, अब आजकल तो पैंट पहन रही है, वही पहन लेते हैं। कल ओवैसी ने यूपी में मुस्लिम लीडरशिप तैयार करने की बात कही थी। कांग्रेस ने इसे बीजेपी को फायदा पहुंचाने की साजिश बताया। ओवैसी ने आज इसका भी जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश राहुल का मुसलमान प्रेम नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं है। मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन ये दोनों ही हैं। दोनों ही पार्टियां नहीं चाहती कि मुसलमानों का कोई लीडर तैयार हो।
ओवैसी ने कहा उन्होंने बिहार में 5 सीटें मांगी थी, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। अखिलेश उन्हें हराने के लिए मुस्लिम सांसदों की फौज लेकर पहुंच गए थे। ओवैसी ने कहा अभी भी वक्त है, अखिलेश चाहें तो उनसे अलायंस कर लें, वरना उनका हाल भी तेजस्वी जैसा ही होगा। मैं तो कह रहा हूं अलायंस कर लो, जब अगर तुमको लगता है कि हमारी पार्टी से तुमको नुकसान होगा, अलायंस कर लो, चलो बात करो। ये कौन सी बात है? हम तो कोई एनजीओ थोड़ी हैं, ये हम कोई थिंक टैंक है, ये हम कोई साइंटिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा काम इलेक्शन लड़ना है, और हम क्या कर सकते हैं? और जो ये हमसे ये सवाल कर रहे हैं, बताओ मुजफ्फरनगर का कांड कैसे हुआ? 100 से ज्यादा महिलाओं का रेप, कौन था मुख्यमंत्री? जब मुजफ्फरनगर के लोग सर्दी में कैंपों में सुकड़ रहे थे, कौन मुंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर नाच गाना देख रहा था? हाँ, 2014 का चुनाव किसने हारा? 17 किसने हारा? 19 किसने हारा? 22 किसने हारा? ये कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे? ये जो पॉलिटिकल फ्यूडल माइंडसेट है ना, कि हम चौधरी हैं, हमारे सामने कोई नहीं खड़े हो सकता। अरे गया जमाना वो 14 हाट का। आप ये समझते हैं कि हम ठेकेदार हैं और हम लोग सिर्फ दरी बिछाएंगे, आपके सामने हाथ बांधकर खड़े हो जाएंगे, ये तो नहीं होने वाला है। और जो लोग आज हमसे शिकायत कर रहे हैं, वो हमारी बात का नोट ले लें, बाद में वो लोग रोना नहीं, बाद में शिकायत नहीं करना। ओवैसी की बात सही है कि सालों साल जिन नेताओं को मुसलमानों ने एक मुश्त वोट दिया, वो भी आजकल खुलकर मुसलमानों के हक की आवाज नहीं उठाते। और ओवैसी मुसलमानों से जुड़े हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं। वो अच्छे ओरेटर हैं, होमवर्क करके आते हैं, इसलिए बाकी सब पार्टियों को ओवैसी की बात तीर की तरह चुभती है। ओवैसी का विरोध करने वाले ये कहकर उन्हें कॉर्नर करते हैं कि ओवैसी अलग चुनाव लड़कर बीजेपी की मदद करते हैं। अब ओवैसी ने अखिलेश को अलायंस का ऑफर देकर इसका भी जवाब दे दिया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर भी अखिलेश यादव ही रहे। योगी ने युवाओं के बीच में बात की, यूपी की स्टार्टअप नीति की शुरुआत की, 107 स्टार्टअप्स और 9 इंक्यूबेटर्स को 5 करोड़ से ज्यादा की मदद दी। इस दौरान योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने रोजगार के लिए पूरी कैपेसिटी के साथ काम किया है। 9 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं। प्राइवेट सेक्टर में लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। हजारों स्टार्टअप्स की मदद के लिए सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। योगी ने कहा कि पहले ऐसा नहीं होता था। देश में यूपी का परसेप्शन सबसे ज्यादा खराब था। पिछली सरकारें रोजगार के बारे में बात तक नहीं करती थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है। यूपी का युवा पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। हमारा परसेप्शन 17 के पहले की स्थिति में क्या था? उस समय जब प्रदेश के अंदर अव्यवस्था का वातावरण था, एक मान्यता चली आ रही थी, एक लंबे समय से एक सांसद के रूप में कार्य करते हुए मैं भी इस बात को महसूस करता था। जब यूपी के बाहर जाता था तो हर व्यक्ति संदेह की निगाहों से, शक की निगाहों से देखता था। यूपी का नाम सुनकर के लोग चौंकते थे। यूपी के बारे में मान्यता क्या थी? जहां से सड़कों में गड्ढे प्रारंभ हो जाएं और जहां सायकाल सूर्य अस्त होने के बाद अंधकार प्रारंभ हो जाए, समझ लो यूपी का बॉर्डर आ गया। ये यूपी के बारे में एक सामान्य धारणा थी। यूपी के बारे में आम जन की मान्यता थी कि पर्व और त्योहार के पहले, उत्सव आने के पहले कोई उपद्रव प्रारंभ हो जाए, जहां स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट महीनों महीनों बंद रहते थे। कर्फ्यू के साये में आम जन को जीने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आप अनुमान कर सकते हैं क्या स्थिति रही होगी उस समय। और उन स्थितियों में यूपी के अंदर एम्प्लॉयमेंट की चर्चा करना, इंक्यूबेटर्स की चर्चा करना, एजुकेशन की चर्चा करना,
इनोवेशन के बारे में चर्चा करना, यह अपने आप में एक सपना था। आज मुझे प्रसन्नता है कि 17 के पहले जो राज्य देश के अंदर बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था, बॉटम 3 में जिस उत्तर प्रदेश की गिनती होती थी, आज उत्तर प्रदेश देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक बन चुका है। अब तक अखिलेश यादव का आरोप था कि योगी सिर्फ हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान की बात करते हैं। अब योगी ने स्टार्टअप की बात करनी शुरू की है। वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर का जिक्र करने लगे हैं। सड़कों के नेटवर्क के बारे में बताने लगे हैं। जाहिर है योगी की इस बदली हुई चाल से उनके विरोधियों को परेशानी तो होगी। मनुस्मृति पर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब संतों ने भी राहुल का विरोध शुरू किया है। बात कांग्रेस के बहिष्कार तक जा पहुंची है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आज कहा कि राहुल गांधी बार बार सनातन धर्म ग्रंथों का अपमान करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि राहुल राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से धर्म ग्रंथों की व्याख्या न करें। अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो पहले धर्माचार्यों के पास जाएं, सही अर्थ समझें, तब ही कुछ बोलें। तो राहुल गांधी जो है वो बार बार हमारे धर्म ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर ऐसा वो करते रहेंगे और इस तरह इसके लिए क्षमा याचना नहीं करेंगे तो हम लोग इसमें मुहिम चलाएंगे कि कांग्रेस पार्टी का हिंदू बहिष्कार करे, कदापि वोट न दे। ये नहीं स्वीकार किया जाएगा। हमारा धर्म ग्रंथ हमारा आदरणीय है, श्रद्धा का केंद्र है और उसमें लिखी बातें हम समझते हैं। जो हमारे धर्म का ही नहीं है वो हमारे धर्म की बात क्या जाने। बोलो, जो राहुल गांधी कितने दिन से मांग कर रहे हैं, भाजपाई बार बार मांग करते हैं कि भाई रक्षाबंधन का त्यौहार अभी आने वाला है। रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, कभी तो अपनी बहन से कलाई में राखी बंधवाते, उसकी रक्षा का वचन देके दिखाई दो। आज तक दिखाई दिया? ये क्या चाहने की क्या रक्षा होती है? स्वतंत्र कर दो, स्वतंत्र कर दो। कैसे स्वतंत्र कर दें? अभी अभी बच्चा पैदा हुई, कोई पिता कैसे उसको स्वतंत्र कर सकता है? आप बताओ। और कोई युवती भी है, उससे विवाह हुआ तो उसका पति उसको उसके हाल पे छोड़ देगा कि तुम अपनी रक्षा खुद करो? बताइए, ये कहां की बात है? अगर उसके ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो उसका पति खड़ा हुआ देखेगा कि तुम अपनी रक्षा स्वयं करो, तुम स्वतंत्र हो, मैं स्वतंत्र, तुम स्वतंत्र। ये कोई बात हुई? कहते हैं आकाश में उड़ो। अरे आकाश में तब उड़ेगी जब उसकी रक्षा होगी। सबसे पहला तो प्रश्न है रक्षा का, जो नहीं हो पा रही है। और उस रक्षा के लिए अगर भगवान मनु हम सबको आदेश कर रहे हैं तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति ये नहीं कर रहा है। जो बूढ़ी हो जाएंगी स्त्रियां, आखिर उनका भरण पोषण कौन करेगा? तो पुत्र को अगर मनु महाराज आदेश कर रहे हैं कि स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए, इसकी रक्षा का दायित्व तो बेटा तुम्हारा है, तो इसमें क्या खराबी है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बात राहुल गांधी को चोट पहुंचाएगी, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद की छवि बीजेपी विरोधी है। खासतौर पर वो योगी आदित्यनाथ की खुली आलोचना करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसी शख्सियत का ये कहना कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, ये कहना कि गैर हिंदुओं को मनुस्मृति के बारे में बोलने का हक किसने दिया, ये कहना कि राहुल महिलाओं के बारे में गलत तरीके की बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें राहुल के लिए मुश्किल खड़ी करेंगी। अब राहुल को ट्रोल करने वालों को अच्छा खासा मसाला मिल जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत अब हथियार और टेक्नोलॉजी के लिए विदेश पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत अब अपने हथियार खुद बनाएगा, उनकी मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन का काम भी खुद ही करेगा। राजनाथ सिंह आज जबलपुर में थे। उन्होंने T-72 और T-90 टैंक के ओवरऑल प्रोजेक्ट की नींव रखी। ये देश का दूसरा ओवरऑल प्रोजेक्ट होगा। इसमें 80 टैंकों का ओवरऑल किया जा सकेगा, टैंक की मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन किया जा सकेगा। ये फैसिलिटी अभी तक चेन्नई की हेवी व्हीकल फैक्ट्री में ही थी। उसकी क्षमता सालाना 150 टैंक ओवरऑल की थी, अब ये बढ़कर 230 हो जाएगी।
इस दौरान राजनाथ सिंह ने मॉडर्न वॉरफेयर की बात की। कहा, युद्ध तेजी से बदल रहा है, बॉर्डर पर सेना की लड़ाई पुरानी बात हो चुकी है, अब जिसकी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट होगी वही जीतेगा। ये बात पूरी दुनिया को समझ आ चुकी है। भारत भी उसी हिसाब से तैयारी कर रहा है और इसके लिए हमें पूरी तरह आत्मनिर्भर होना होगा। साथियों, हम सबको नई दुनिया की नई चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। आज दुनिया में वारफेयर का कैरेक्टर यानी युद्ध का चरित्र बहुत ही तेजी के साथ बदल रहा है। पहले युद्ध मुख्य रूप से युद्ध के मैदान यानी बैटलफील्ड और बॉर्डर्स पर लड़े जाते थे। अब वार टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, साइबर डोमेन और सप्लाई चेन्स पर भी लड़ा जाता है। ऐसी स्थिति में जिस देश के पास एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, जिसकी सप्लाई चेन रेजिलिएंट होगी यानी मजबूत होगी, जिसकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी मजबूत होगी और जिसकी इनोवेशन कैपेबिलिटी तेज होगी, वही देश किसी लंबे कॉन्फ्लिक्ट से टिकने में सक्षम हो पाएगा। और उसी की हमारी तैयारी है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार का यह बहुत ही महत्वपूर्ण विजन है कि रक्षा क्षेत्र में हम दूसरों पर हमको अब निर्भर नहीं रहना है। इसके लिए हमारा प्रयत्न चलते रहना चाहिए। और हमने तय किया है कि हम अपने सैनिकों को क्रिटिकल इक्विपमेंट के लिए फॉरेन सप्लाई चेन्स पर आश्रित नहीं रखेंगे। हम अपने देश में वेपन्स बनाएंगे, अपने देशवासियों के हाथों से बनाएंगे, अपने देश में उनकी रिपेयर भी करेंगे, अपने देश में उनकी मेंटेनेंस भी करेंगे, अपने देश में उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपग्रेड भी करेंगे। यहीं के नौजवान नई टेक्नोलॉजी ईजाद करेंगे और अपने देश में ही उनके नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज को भी हम डेवलप करेंगे। राजनाथ सिंह की बात सही है कि वॉरफेयर का तरीका बदल रहा है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, अमेरिका ईरान की वॉर में देखा। भारत को भी हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। पिछले 12 साल में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 4 गुना बढ़कर 1.80 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। हमारे स्वदेशी मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम का कमाल दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के टारगेट्स को परफेक्शन के साथ हिट किया। देश में बने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और आकाश तीर ने पाकिस्तान की ओर से होने वाले ड्रोन अटैक्स को नाकाम कर दिया। भारत में बने हथियारों और डिफेंस इक्विपमेंट्स ने साबित कर दिया कि क्वालिटी में वो किसी से कम नहीं है और दुश्मन के विदेशी हथियारों का मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम है। डिफेंस प्रोडक्शन के अलावा स्पोर्ट्स की फील्ड में भी भारत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि भारत के युवाओं को अभी से 2036 के ओलंपिक की तैयारी में जुट जाना चाहिए। 5 साल से 15 साल तक की उम्र के उन खिलाड़ियों की पहचान अभी से कर ली जानी चाहिए जो 2036 से ओलंपिक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज खेलो इंडिया डायलॉग में बोल रहे थे। इस प्रोग्राम में देश भर से कई खिलाड़ी और कोच जुड़े। सभी शहरों से जेनजी वर्चुअली जुड़े। ओलंपिक की मेडल टैली में भारत कई देशों से पीछे है और मोदी ने इसकी वजह का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में होने वाले आधे से ज्यादा गेम्स में भारत के खिलाड़ी पार्टिसिपेट ही नहीं करते। 2012 ओलंपिक्स में भारत ने सिर्फ 13 गेम्स में हिस्सा लिया। 20 गेम्स में भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया और यह बड़े दुख की बात है। मोदी ने कहा कि देश के युवा के पास कैपेसिटी है, मेडल जीतने का जज्बा है। अगर इन खेलों में भी हम शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर हमारे मेडल्स बढ़ जाएंगे। मोदी ने युवाओं से कहा उन्हें समझना पड़ेगा कि आज स्क्रीन से ज्यादा स्पोर्ट्स सेंटर की अहमियत है। प्ले स्टेशन से ज्यादा प्ले ग्राउंड जरूरी है। देश में स्पोर्ट्स कल्चर तभी बनता है जब सामान्य मानवी से जुड़े। जब स्कूल्स स्पोर्ट्स के पीरियड को करिकुलर नहीं, जीवन का हिस्सा माने। जब ऐसा होता है तो इससे टैलेंट पूल भी बढ़ता है और स्पोर्ट्स को करियर मानने वाले बच्चों को उनकी फैमिली का सपोर्ट भी मिलता है।
और इसलिए ही मैं कहता हूं, स्क्रीन से ज्यादा स्पोर्ट्स सेंटर्स की अहमियत है। प्ले स्टेशन से ज्यादा प्ले ग्राउंड की अहमियत है। और ये तभी होगा जब आप सब युवा साथी इस अप्रोच को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, मुझे भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य और उसकी सफलता पर बहुत भरोसा है। इसलिए आप सबसे कहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस मंच का सार्थक उपयोग कीजिए। नए आइडियाज आने दीजिए। युवा शक्ति के ये नए आइडियाज ही विकसित भारत की सिद्धि की ताकत बनेंगे। नरेंद्र मोदी की बात सही है कि भारत का नाम मेडल्स की टैली में इसलिए नीचे रहता है कि हम गिने चुने गेम्स में ही पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे ज्यादातर मेडल्स रेसलिंग और बॉक्सिंग जैसे 2-4 गेम से ही आते हैं। अगर हम बाकी गेम्स के लिए प्लेयर्स को तैयार करें तो मेडल जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। और मोदी की बात भी सही है कि इसे हासिल करने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना होगा। पर प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में ज़्यादातर स्पोर्ट्स फेडरेशंस, खास तौर पर स्टेट लेवल की स्पोर्ट्स बॉडीज ऐसे लोगों के हाथों में है जिनका ध्यान कोचिंग, ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर जरा भी नहीं होता। उनका फोकस तो अपनी दुकान चलाने में है। उन्हें न प्लेयर से मतलब है न गेम से। वो तो फेडरेशन में अपनी पोजीशन का फायदा अपने काम कराने और इलेक्शंस में अपने आप को दावेदार बनाने के लिए करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं यूपी में हुए एक ऐसे मर्डर के बारे में जिस पर सियासत हो रही है। शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार 4 बदमाशों ने 18 राउंड फायरिंग की। जब अंकित की सांसें थम गई तो हमलावर मौके से फरार हो गए। जिस वक्त अंकित बालियान पर हमला हुआ वो अपने जिम से वर्कआउट करके निकल रहा था। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठा, हमलावरों ने उसे घेर लिया, उसकी गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए और सामने से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जहां अंकित का मर्डर हुआ वो स्पॉट पुलिस थाने से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। इसलिए इस हत्याकांड के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। लोगों ने अंकित की डेड बॉडी को सड़क पर रखकर प्रोटेस्ट किया। लोग आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। दरअसल अंकित बालियान हरियाणा के रोहतक और सोनीपत में रहकर सिंगिंग और एक्टिंग का काम करता था। कुछ टाइम पहले ही वो अपने बर्थ प्लेस शामली शिफ्ट हुआ था। अंकित के घर वालों की माने तो उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, ना ही उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी। पुलिस ने घटना वाली जगह लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। पुलिस ने 2 सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई किया है। वहीं एक शख्स ने सोशल मीडिया पर अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी ली है। वो खुद को गोगी गैंग का शूटर होने का क्लेम कर रहा है। पुलिस ने इस शख्स की तलाश भी शुरू कर दी है। घटनास्थल के मुआयने से ये पता चला कि लगभग 18 राउंड फायर किए गए हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस को भी खंगाला गया है। 4 अपराधी जो 2 मोटरसाइकिल्स पर थे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इन अपराधियों के आइडेंटिफिकेशन और इनके गैंग कनेक्शन की जानकारी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट भी आया है जो गोगी ग्रुप के नाम से आया है और जिसको भोलू शाहपुरिया नाम के एक व्यक्ति ने, एक अपराधी ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट की ऑथेंटिसिटी की जानकारी करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही इस घटना का कोई गैंग कनेक्शन हो उसको भी जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है। अंकित ज़्यादातर समय सोनीपत जनपद में रहते थे और पिछले कुछ महीनों से ये वापस शामली आए थे। शामली के ही मूल निवासी हैं। अंकित बालियान सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में उसकी काफ़ी फैन फॉलोइंग थी। इसलिए उसकी हत्या से लोगों में काफ़ी गुस्सा है। लोग लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं।
अंकित बालियान के पिता ने पुलिस को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर 4 दिन में इंसाफ नहीं मिला तो वो केस वापस ले लेंगे। उनका कानून व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा। जिम तो डेली जाता था, 6 साढ़े 6 बजे वो वहाँ से निकला। मुझे जो जानकारी मिली और वहाँ से वे बैठे ही थे, एक डब द्वार थी, एक डब कार खड़ी थी, वहाँ गोली मारी चारों ने। वही जो सोनीपत में है उनका ही कुछ झगड़ा है, हमारे को नहीं पता क्या झगड़ा है क्या नहीं है। या तो फ़ोन बताएगा, वो तो मर गया बताने वाला, फ़ोन बताएगा, फ़ोन से निकाल लो जो कुछ भी है, हमारे को कुछ पता नहीं। एसपी ने ये बताया था कि मुझको 4 दिन दो और FIR लिखवाओ और मैं कार्रवाई करूँगा। मैंने एसपी को ये कहा था कि 4 दिन FIR कर दी मैं, 4 दिन है आपके, 5वें दिन मैं अपनी FIR को उठा लाऊंगा अगर कुछ नहीं हुआ, फिर जो होगा देखा जाएगा। भाई वो गाना तो बहुत पहला बना था, आज बना थोड़ा ही, वो तो सबसे पहला गाना था उसका। हाँ, जब से अभी तक मारने की फुर्सत लगी उनको तो जब ही मारते। जो योगी का स्टाइल है, मगर भाई कुछ करा अगले चौराहे पर मार दिया, अगर ये होगा तो सही है, नहीं मैं अपनी FIR को उठा लाऊंगा, फिर ना मैं पुलिस से बात करूँ ना किसी से, जो अपना होगा देखा जाएगा। इस दुर्घटना के बाद पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजय बालियान अंकित के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूरा समाज अंकित बालियान के परिवार के साथ खड़ा है। जिस तरह पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश था, वैसा ही आक्रोश अंकित बालियान के लिए भी लोगों में है। अगर सरकार और प्रशासन ने इंसाफ नहीं दिलाया तो जनता इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और बड़ा कलाकार था और अपराध से उसका कोई संबंध भी नहीं था, तो ये तो नहीं हम कह सकते। तो शायद विधायक प्रसन्न चौधरी जी हैं, उनकी जरूर प्रशासन से बात हुई होंगी, लेकिन जो भावनाएं अंकित के पिताजी के, वो भावनाएं मेरी है। ऐसी कार्रवाई हो जो नज़ीर बने। एक उभरता हुआ कलाकार हमारे बीच से गया है जिसको सब प्यार करते थे, और शायद मुझे लगता है जिस तरह का गुस्सा लोगों में, जिस तरह का गुस्सा सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद था, उसी तरह का गुस्सा आज यहाँ दिखाई दे रहा है। और शायद ये गुस्सा जब भी थोड़ा कम होगा जब पुलिस कोई ऐसी कार्रवाई करेगी कि जो नज़ीर बने। अगर पुलिस रूटीन कार्रवाई करेगी तो शायद जनता इस बात को सहन नहीं कर पाएगी। सिंगर अंकित बालियान की हत्या पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, घटना को दुखद बताया और इसे जाट समाज पर हो रहे अत्याचार से जोड़ दिया। अखिलेश यादव ने लिखा कि जाट समाज ने हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर अपनी मांग बुलंद की है। यूपी का पूरा जाट समुदाय इसे अपने ऊपर हमला मानकर आक्रोशित है। अखिलेश यादव के इस पोस्ट पर जाट समाज के नेता भड़क गए। अखिलेश यादव का जवाब दिया बागपत के सांसद और जाटों के नेता राजकुमार सांगवान ने। उन्होंने कहा कि यूपी में चुनाव है, इसलिए अखिलेश यादव हर घटना में जाति तलाशने में लगे हुए हैं, ये शर्मनाक है। उन्होंने कहा अगर अखिलेश यादव को जाटों की इतनी फिक्र है तो वो अपने शासन में हुए अत्याचारों को याद कर ले। किसी हत्या को, किसी अपराध को, ऐसे लोग जो प्रदेश के मुखिया भी रहे हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, वो इस अपराध को जाति से जोड़ रहे हैं। इनको ये सोचना पड़ेगा और अपने अतीत में झांकना पड़ेगा कि इनकी सरकार के कार्यकाल में क्या हुआ था, जाति पर, जाति के नेताओं पर कैसी हत्याएं कराई थी, अपराधियों को संरक्षण दिया था, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई थी, थाने से छोड़ दिए जाते थे, थानेदार की हिम्मत नहीं होती थी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने की। आज ये हत्या अगर हुई है तो अपराधियों को खैर नहीं है, ये सरकार नहीं बकसने वाली है। यहाँ नहीं देखती है अपराधी कौन है, यहाँ पता है अपराधी है तो सजा पाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ कानून का राज है और इस समय कानून के राज से अपराधी को में भय भी है और इसका नतीजा भी सामने आ जाएगा। उसको देखते रहें, इंतजार करें। लेकिन अगर हत्या को जोड़कर राजनीति इस तरह की करेंगे, ये तो बहुत छोटी उस पर उतारा है। चुनाव का समय, ये चुनाव का समय 2027 के बौखलाहट का नतीजा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। किसी भी आर्टिस्ट की इस तरह से हत्या कर दी जाए, ये दुखद तो है। सिद्धू मूसेवाला से लेकर अंकित बालियान तक हर केस में किसी न किसी गैंग का इन्वॉल्वमेंट मिलता है। ये सिंगर्स गैंग वॉर का शिकार हुए। जब तक अलग अलग राज्यों की पुलिस कोऑर्डिनेशन करके इन गैंग से सफाया नहीं करती, तब तक इस तरह के ब्लैकमेल, किडनैपिंग और मर्डर के केसेस रोकना मुश्किल है।
महाराष्ट्र सरकार ने गैर मराठी ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इन्हें मराठी सीखने के लिए 1 साल की मोहलत दे दी है। अब 1 साल तक सरकार इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि ऑटो टैक्सी चालक संगठन के लोग उनसे मिले थे। उन्होंने मराठी भाषा सीखने का समर्थन किया, लेकिन भाषा सीखने के लिए 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम मांगा, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो गैर मराठी ड्राइवर्स को मराठी का एक्सपर्ट नहीं बनाना चाहते, लेकिन उन्हें कामकाज लायक मराठी तो आनी चाहिए। ऑटो चालक और रिक्शा चालक और हमारे टैक्सी चालक संगठन के लोग मुझे मिले। उन्होंने पहले तो इस बात का समर्थन किया है कि मुंबई में काम चलाऊ मराठी उनको सीखनी चाहिए, और उन्होंने ये मांग की कि इसके लिए 1 साल का समय उनको दिया जाए। राज्य सरकार ने उनकी बात को माना है। 1 साल का समय उनको दिया जा रहा है। इस 1 साल में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनको मदद करके अलग अलग प्रकार से क्लासेस तैयार करके, लिटरेचर तैयार करके काम चलाओ मराठी जो है वो उनको सिखाने का काम ये निश्चित रूप से किया जाएगा। 1 साल की मोहलत मिलने पर ऑटो और टैक्सी ड्राइवर ने चैन की सांस ली है। उनका कहना है कि वो बिना डर के काम कर सकते हैं और धीरे धीरे मराठी भी सीख लेंगे। बिंदास गाड़ी चलाएंगे। मराठी हम जो भी मराठी जो है ना सीखने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। इससे मुझे बहुत राहत मिली। अंदर का जो डर था, आज सुनने के बाद ये डर खत्म हुआ है। अभी मैं बिंदास काम कर सकता हूँ। अभी तो कहीं बाहर जाने की नौबत नहीं आएगी ना? जी नहीं, महाराष्ट्र जाने की कोई जरूरत नहीं। डर है कोई? अभी सरकार ने कोई डर नहीं। हाजी अरफात साहब ने हम लोगों का बिल्कुल डर निकाल दिया है। कोई डरने की बात नहीं। रिक्शे वाले जितने भाई हैं आराम से चला सकते हैं। चुजवी मराठी जो है सीख सकते हैं। ऑटो टैक्सी ड्राइवर चाहे गैर मराठी हों, वो रहते तो महाराष्ट्र में हैं, काम महाराष्ट्र में करते हैं, वो भी महाराष्ट्रियन हैं। इसलिए अगर उन्हें मराठी सीखने के लिए 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया तो ये अच्छी बात है। और ये सही है कि महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी चलाने वालों को काम चलाओ मराठी आनी चाहिए। ये डिमांड करने में भी कोई बुराई नहीं है। एक बड़ी खबर बिहार से आई है। बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा को लेकर सम्राट चौधरी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब टीआरई 4 भर्ती परीक्षा एक ही फेज में कराई जाएगी, यानी अब पीटी और मेंस परीक्षा के 2 चरणों वाले पैटर्न पर एग्जाम नहीं होगा। सम्राट चौधरी ने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों और उनके हितों को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया गया है। सरकार ने छात्रों से जुड़े 9 और अहम फैसले लिए हैं। परीक्षा में सुधार के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित की है। ये कमेटी परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर सुझाव देगी, साथ ही परीक्षाओं से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई भी करेगी। हिमाचल प्रदेश में रहने वालों को अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा। यहां 27 साल बाद सरकारी लॉटरी की वापसी हो रही है। दिवाली के मौके पर लॉटरी का पहला मेगा ड्रॉ निकालने की तैयारी की गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, इसलिए सरकार लोगों को लॉटरी बेचेगी। उससे जो पैसे आएंगे उससे अपना खजाना भरेगी। सरकार ने हर साल लॉटरी बेचकर 50 से 100 करोड़ रुपए की कमाई का टारगेट रखा है। सोल सेलिंग एजेंट नियुक्त करने के लिए ई टेंडर जारी कर दिया है। पहले टेंडर का प्रोसेस पूरा होगा और इसके बाद सेलेक्ट किए एजेंसी को लॉटरी ड्रॉ निकालने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से लॉटरी खरीद सकेंगे। एक दिन में मैक्सिमम 12 ड्रॉ निकाले जाएंगे। फेस्टिवल्स के मौके पर हर साल 3 बम्पर ड्रॉ निकालने की तैयारी है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में सरकारी लॉटरी पहले भी चलती थी, लेकिन 1999 में प्रेम कुमार धूमल सरकार ने इसे बंद कर दिया था। अब फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए सुक्खू को लॉटरी में एक बड़ी उम्मीद नजर आई है। तो हमने हर पहलुओं को देख करके जो है वो कैबिनेट को रिकमेंड किया था कि भी लॉटरी हिमाचल में दोबारा शुरू की जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में जो है लॉटरी चली हुई है, चाहे पंजाब है, केरला है, असम है और बहुत सारे स्टेट्स में लॉटरी चली हुई है। 2004 में शायद ये हिमाचल प्रदेश में लॉटरी को बंद किया गया था।
और क्योंकि स्टेट इस वक्त पता है आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, रेवेन्यू जनरेट करने की बात है और बहुत सारे पहलुओं पे हमने जो है गौर किया था कि भी हम रेवेन्यू कहाँ से जनरेट कर सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन ये लॉटरी वाला भी आया था, क्योंकि ये बात भी ठीक है कि हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं जो लॉटरी खेलते हैं वो और स्टेटों की लॉटरी भी ले रहे हैं, और असम है और केरला है या बहुत सारे स्टेट्स हैं, पंजाब है, पंजाब शायद 100 करोड़ रुपए कमा रहा है लॉटरी से। तो हमने भी ये उचित समझा कि हिमाचल प्रदेश में भी जो दोबारा से लॉटरी को शुरू किया जाए और उसके पैरामीटर्स जो हैं वो हमने तय किए हैं, वो 100-150 करोड़ तक में लॉटरी से हम हिमाचल प्रदेश। बीजेपी ने लॉटरी शुरू करने के फैसले का विरोध शुरू कर दिया। हिमाचल प्रदेश के लीडर ऑफ अपोजिशन जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार अपनी जेब भरने के लिए लोगों को बर्बादी की तरफ धकेलना चाहते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि लॉटरी एक नशा है जिसकी लत लगने से लोगों के घर तबाह होते हैं, सब कुछ दांव पर लग जाता है। जो देवभूमि हिमाचल प्रदेश है और लॉटरी जब बंद की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसकी वजह सबसे बड़ी वजह यह थी कि लोगों के घर बिक गए, जमीन बिक गई, जेवरात बिक गए कई जगह, जिनको एक बार आदत पड़ जाती है उसके बाद उस आदत से छूटना मुश्किल होता है। लगभग ये भी वही स्थिति है जैसे नशे में, चाहे वो नशा चिट्टे का है, चाहे वो नशा किसी दूसरी चीज का है, उसी तरह का ये नशा है। और इस लत में कोई आदमी अगर लग जाता है तो उसे मालूम नहीं पड़ता कि वो कितना नुकसान कर रहा है। इसी बात कहनी है, अगर बात करें आर्थिक हालात कुछ लोगों के ही सुधरेंगे, और जो लोग इस लॉटरी को जबरदस्ती लाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं उसकी वजह यह है, जिस कंपनी को, जिन लोगों को ये लॉटरी दी जा रही है, जिस प्रकार से इसका प्रावधान वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे जो है वो सारी बातें आने वाले समय में जांच का विषय बनेगी। लॉटरी पर विवाद खड़ा हुआ तो चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू सामने आए। उन्होंने लॉटरी को किस्मत का खेल बताया। कहा सरकार किसी को लॉटरी खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर रही, जिसका मन हो वो खरीद सकता है। लॉटरी भाग्य का खेल है, लॉटरी जुए से संबंधित नहीं है। वो कोई फोर्स नहीं है कि किसी को लॉटरी का टिकट खरीदना पड़ेगा। जिसकी इच्छा है, जिसकी चाहत होगी वो लॉटरी ले, जिसकी इच्छा नहीं होगी, जिसकी चाहत नहीं होगी वो लॉटरी ना ले। इस प्रकार उन्होंने बात की है, उनके लेटर पर भी जाए प्रतिपक्ष है, उसके लेटर पर भी गौर किया जाएगा कि किन मुद्दों को लेकर उन्होंने बात की। सुखविंदर सिंह सुक्खू की क्वालिटी है कि वो हर बात को सिंप्लीफाई करके बताते हैं। लॉटरी को उन्होंने किस्मत का खेल बता दिया, लेकिन लॉटरी का एक इतिहास है। ज्यादातर राज्यों ने लॉटरी इसीलिए बंद की थी क्योंकि लोगों को इसकी लत लग जाती है, घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले सरकार ने मनी ट्रांजैक्शंस करने वाले ऑनलाइन गेम्स को इसीलिए बंद किया था। सुक्खू की नीयत ठीक हो सकती है, राज्य की जरूरत भी हो सकती है, लेकिन जहां सिर्फ किस्मत से पैसा आता है वहां तबाही का खतरा तो होता है। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ संवाद करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी वंदे मातरम यात्रा निकालेंगे। जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के पास यह कार्यक्रम होगा। महाराष्ट्र में कल से धर्मांतर विरोधी कानून लागू हो जाएगा। जबरन धर्मांतरण पर 10 साल तक की सजा है। देश भर में कल रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। यूपी समेत कई राज्यों में महिलाओं के लिए कल बस का सफर फ्री रहेगा। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 8:30 बजे होगी।